आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नए सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 10 की न्यू एनसीईआरटी सिलेबस की प्रश्नावली नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंदर पूरी प्रश्नावली के अंदर आपको 3 विधि सिखाई जाएगी। प्रश्नावली 3 में कि पहली तो ग्राफ्य विधि होगी, दूसरी आपको होगी प्रतिस्थापन विधि, तीसरी होगी आपको विलोपन विधि और चौथी होगी आपको वज्रगुणन विधि। इन 4 विधियों के द्वारा आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RSR स्टडी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर 10th क्लास के न्यू एनसीईआरटी सिलेबस को पूरे सिलेबस को कवर करवाएंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का हल। ये चैप्टर का नाम है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई दो चरों वाले रैखिक समीकरण आखिर होते क्या हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है x + 3y = 9, ये नंबर 1, मतलब ये हमारी 1 नंबर समीकरण है। 2x + 5y = 10, ये क्या है 2 नंबर समीकरण। और ये जो दोनों समीकरण हैं वो है दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब भाई नाम आता है पहली बात तो कि चर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे चर, अब आप इस लेवल पे इस प्रश्नावली के अंदर इतना ही ध्यान रखिए कि चर जहां जो भी अल्फाबेट नंबर होंगे, मतलब ABCD के जो भी अक्षर होंगे X Y Z ABC, अगला यहाँ यूज कर सकता है P Q R, कुछ भी यूज कर ले, मतलब कि ये होती है चर राशियां। अचर राशियों की बात करूं तो संख्या जो भी है वो इस प्रश्नावली के अंदर आपको सिर्फ इतनी याद रखना है कि प्रश्नावली नंबर 3 के अंदर चर तो हम X Y या ABCD अल्फाबेट किसी को मानेंगे वो तो चर हो जाएगा, और यदि हम अचर की बात करते हैं तो मैथ्स की जो भी राशियां होगी वो चर मानी जाएगी। ये हो गया चर अचर का। अब बात करते हैं भाई रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक, देखिए जब किसी भी समीकरण के अंदर आपने चर लिया है, जैसे मैंने XY ले लिया, ABC ले लिया, PQ, उसके ऊपर यदि घात 1 है, ध्यान से सुनना, यदि घात 1 है तब वो समीकरण हमेशा रैखिक समीकरण कहलाती है। देखिए x + y, यहां कितने अचर है इस समीकरण के अंदर। इस समीकरण में चर कितने हैं 2, एक तो यहां है x और एक है y, तो 2 चर तो हो गए। अब बात आती है रैखिक समीकरण। तो देखिए यहाँ x के ऊपर भी कोई घात नहीं है, मतलब 1, यहाँ y के ऊपर भी कोई घात नहीं है, मतलब 1। तो जब 2 चर साथ में है और घात 1 है, तो ये जो समीकरण हुई x + 3y = 9, ये क्या हुई दो चर वाली रैखिक समीकरण। चलिए दूसरी की बात करते हैं, 2x + 5y = 10। तो ये जो समीकरण है, अब x के ऊपर इसमें भी घात 1 है, इसमें y के ऊपर घात 1 है, तो घात 1 और 2 चर, तो ये समीकरण भी क्या हुई दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नावली का नाम, कि इस प्रश्नावली में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, वो तो आपने अच्छे से समझ ही लिया। अब देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 की। प्रश्नावली 3.1 की आज हम बात करने वाले हैं। अब तो प्रश्नावली 3 स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम पढ़ेंगे 3.1 में बेसिक क्या होता है। तो प्रश्नावली 3.1 के अंदर सबसे पहले है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हो, 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो, लेकिन एक बार फिर मैं आपको दोबारा ग्राफ की बेसिक जो जानकारियां होती है, निर्देशांक ज्यामिति होती है, वो आपको मैं समझा देता हूं। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं पहले। तो चलिए अब निर्देशांक ज्यामिति को जो मोटा मोटी जो चीज थी वो मैंने बोर्ड पे पहले से लिख लिया ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, और अब इसको मैं आपको समझा देता हूं होता क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर देखिए, अब मैंने मान लीजिए ये एक पृष्ठ था, ये एक व्हाइट पृष्ठ है, मैंने इसके अंदर एक तो ऐसी तिरछी रेखा खींची और एक ऐसे मैंने खड़ी रेखा खींच दी इसके अंदर। अब इस पृष्ठ की यदि बात करूं तो ये दोनों रेखाएं खींचने के बाद ये कितने भागों में बंट गया, 1 2 3 4। ये जो पूरा व्हाइट पृष्ठ था ये 4 भागों में रेखा खींचने के बाद बंट जाता है, 1 2 3 और 4। अब 4 मतलब कि चतुर्थ अंश, चौथा अंश। यदि अब मैं इस एक की बात करूं, ये पूरे दोनों चारों 4 है। अब यदि मैं इस पृष्ठ के इस भाग की बात करूं तो ये कौन सा भाग है इसका, चौथा। ये चौथा भाग, चौथा और चौथा भाग, चौथा मतलब कि चतुर्थ, और चतुर्थ प्लस अंश, मतलब इस पूरे का चौथा अंश
तो इसको क्या बोल देते हैं? चतुर्थांश। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इन चारों भागों को चतुर्थांश क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरे भाग का कितना अंश होता है? एक भाग चौथा अंश, तो चतुर्थ मतलब चौथा प्लस अंश एक भाग। अंश क्या होता है? भाग या टुकड़ा। अंश भाग या टुकड़ा होता है, तो चतुर्थ अंश, तो चतुर्थांश, इसलिए इस पूरे का नाम क्या पड़ जाता है? चतुर्थांश। तो ये भी एक चतुर्थांश, ये भी एक चतुर्थांश, ये भी एक चतुर्थांश और ये भी एक चतुर्थांश। तो चतुर्थांश फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। आपको समझ में आ गया होगा निर्देशांक ज्यामिति को जब एक्स एक्स और वाई एक्स खींचने के बाद जब चारों भाग बनते हैं उनको चतुर्थांश बोलते हैं और चारों ये क्रम होते हैं। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, ये जो रेखा होती है इसको नाम दिए जाते हैं। एक तो इसका नाम होता है क्षैतिज रेखा। क्या होता है इसका नाम? क्षैतिज रेखा। एक इसका नाम होता है एक्स एक्स, और इंग्लिश वाले इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, और एक एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश भी बोल सकते हैं। तो इस ये जो तिरछी रेखा है, या फिर मेरा इसका नाम दिया हुआ है पड़ी रेखा, मैं इसको पड़ी रेखा बोलता हूं। पड़ी रेखा एक्स एक्स और खड़ी रेखा वाई एक्स। तो ये जो तिरछी रेखा या फिर जो पड़ी हुई रेखा है, इसके तीन नाम होते हैं। इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, इसको एक्स एक्स भी बोलते हैं, इसको एक्स एक्स डैश भी बोलते हैं। तो मैंने यहां देखो एक्स एक्स डैश। अब आप ग्राफ में दर्शाते हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है एक्स और एक्स डैश, क्षैतिज रेखा एक्स एक्स और एक्स एक्स डैश। अब यदि मैं बात करूं, ये जो रेखा है इसको मैं बोलता हूं खड़ी रेखा। एक्स एक्स तो पड़ी रेखा और ये जो रेखा है वो होती है खड़ी रेखा। अब खड़ी रेखा की बात करें तो वाई वाई डैश, इसको ग्राफ में ऐसे दिखाया जाता है। और यदि मैं बात करूं कि भाई इसके क्या क्या नाम है, तो इसका एक तो नाम होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक इसका नाम होता है वाई एक्स और एक इसका नाम होता है वाई वाई डैश। तो अब सबसे ज्यादा भाई एक्स एक्स को नाम क्या होता है? तो क्षैतिज रेखा बोलना। वाई एक्स का नाम क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये जो रेखा है इसको हम बोल सकते हैं एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों रेखाओं के नाम क्या होते हैं। और ये दो रेखाएं खींचने के बाद पृष्ठ जिस हिसाब से बंटता है उनको चतुर्थांश कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब निर्देशांक ज्यामिति में बात करते हैं सबसे पहले एक्स एक्स की। तो एक्स एक्स इस भाग में ये होता है मूल बिंदु। अब ये दोनों रेखाएं एक्स एक्स और वाई एक्स, दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु के ऊपर टच करती है, ये दोनों रेखाएं ऐसे डाली हुई है। अब ये जिस बिंदु के ऊपर बीच में टच करती है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0 और 0। ये निर्देशांक ज्यामिति का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या बोलते हैं? उसका नाम होता है मूल बिंदु। और उसके निर्देशांक कितने होते हैं? 0 0। अब निर्देशांक ज्यामिति के अंदर इन दोनों रेखाओं को काटने वाले बिंदु को निर्देशांक क्या ले लेते हैं? 0 और 0 ले लिए। अब यदि आप इस बिंदु से एक्स एक्स पर चलते हो, ध्यान से सुनना, यदि आप इस बिंदु से स्टार्ट होते हो और एक्स एक्स पर यदि आप चलते हो और आप आते हो दाहिनी साइड मतलब राइट हैंड की तरफ आते हो, तो इस साइड एक्स एक्स होता है प्लस। एक्स का मान इस पे क्या होता है? प्लस। देखो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ग्राफ के अंदर आपको यही बात ध्यान में रखनी होती है कि x की वैल्यू इस साइड तो होती है प्लस और x की वैल्यू इस साइड होती है माइनस। मतलब मूल बिंदु से यदि आप राइट हैंड की तरफ दाहिने हाथ की तरफ आओगे तो x होगा प्लस, और यदि आप बाएं हाथ की तरफ जाओगे तब x होगा माइनस। समझ में आ गया होगा। अब यदि हम बात करते हैं y की, तो y की यदि आप बात करते हो कि मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर की ओर तो y होता है प्लस का, और मूल बिंदु से नीचे की ओर y होता है माइनस का। ठीक है। अब इसलिए देखिए x इसके अंदर प्लस है तो x के मान इसमें क्या हो रहे होंगे? प्लस बेस। y भी इसमें प्लस है तो इसको क्या मानता है? प्लस। तो प्लस प्लस। और अब चलिए यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि किसी भी निर्देशांक को, कोई भी निर्देशांक होता है उसको हमेशा इस ब्रैकेट में लिखा जाता है, छोटे ब्रैकेट में। बात समझ आई? हमेशा निर्देशांक को छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, फिर हमेशा पहले वैल्यू लिखी जाती है x की और फिर वैल्यू लिखी जाती है y की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको एकदम से ध्यान रखना कि हमेशा निर्देशांक को छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है। पहले वैल्यू आती है वो होती है x की और बाद में जो वैल्यू आती है वो होती है y की वैल्यू। तो निर्देशांक लिखना समझ में आ गया। अब देखिए मैं बात करूंगा इस चतुर्थांश की। तो इस चतुर्थांश में क्या होगा?
पहले वैल्यू है x, इस चतुर्थांश में x क्या होता है, x प्लस का, तो मैंने लिख लिया प्लस। फिर इस y की बात करते हैं, इस चतुर्थांश में y भी, इस चतुर्थांश में प्लस, तो प्लस प्लस। तो चतुर्थांश फर्स्ट के निर्देशांक क्या होंगे, प्लस प्लस। मतलब देखिए मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो x की वैल्यू कितनी है 5, तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्लस का 5। अब मैं बात करूं y की वैल्यू मान लेते हैं 2, तो y की वैल्यू 2। तो इस निर्देशांक के अंदर जो बिंदु आएंगे, जो निर्देशांक आएंगे, x भी प्लस का और y भी प्लस का। इसलिए चतुर्थांश फर्स्ट के निर्देशांक संख्याएं तो कोई भी हो सकती है, 5, 10, 50, 100 कितनी भी हो सकती है, इसलिए इसके सिर्फ निर्देशांक को चिन्ह याद रखे जाते हैं कि चतुर्थांश फर्स्ट में प्लस प्लस। अब बात करते हैं चतुर्थांश सेकंड की। तो देखिए चतुर्थांश सेकंड, सबसे पहले निर्देशांक का ब्रैकेट बनाओ, बना लिया ब्रैकेट। अब भाई सबसे पहले निर्देशांक किसका लिखना है, x का। तो बताओ चतुर्थांश सेकंड के अंदर x क्या होगा, इस साइड x क्या होता है माइनस, तो हम लिख देंगे माइनस। अब बात करते हैं ऊपर, इस निर्देशांक के अंदर y क्या होगा, ऊपर देखिए प्लस, तो y क्या हो जाएगा प्लस। तो चतुर्थांश सेकंड के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस और प्लस। बात करते हैं चतुर्थांश थर्ड की। तो चतुर्थांश थर्ड में देखिए पहले निर्देशांक का ब्रैकेट बनाओ। सबसे पहले निर्देशांक किसका आएगा, x का। तो देखो इसमें x क्या है भाई, x तो इसमें माइनस है, कोमा लगा दो बीच में। ये भी निर्देशांक लिखने के अंदर देखो ये कोमा आती है बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं y की। तो y नीचे माइनस और इस चतुर्थांश में क्या आ जाएगा, माइनस। तो थर्ड चतुर्थांश के निर्देशांक क्या हो गए, माइनस माइनस। मतलब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की इसमें आएगी और फिर हम ग्राफ बनाएंगे आगे जाके, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं चतुर्थांश फोर्थ की। तो चतुर्थांश फोर्थ में देखिए सबसे पहले x सबसे पहले बनाते हैं ब्रैकेट, निर्देशांक वाला बना लिया। x क्या है प्लस, कोमा y इसके अंदर क्या है माइनस। तो चतुर्थांश फोर्थ के निर्देशांक क्या हो गए, प्लस और माइनस। तो अब आपको याद ऐसे रखना होगा, चतुर्थांश फर्स्ट के निर्देशांक प्लस प्लस, चतुर्थांश सेकंड के निर्देशांक माइनस प्लस, चतुर्थांश थर्ड के निर्देशांक माइनस माइनस और फोर्थ के प्लस और माइनस। ये थी प्रश्नावली नंबर 3 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। यदि हम ग्राफीय विधि सीखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये निर्देशांक ज्यामिति, आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैं सरसरी तौर पे दोबारा रिवीजन करवा देता हूं कि जो पड़ी रेखा होती है, ये मेरा नाम दिया हुआ है पड़ी रेखा, जिसको हम बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा एक्स एक्स और एक्स एक्स डैश। एक रेखा होती है खड़ी रेखा, जिसको हम बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा एक्स एक्सिस और वाई वाई डैश। अब यदि बात करें निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश, तो दोनों रेखाएं खींचने के बाद जो भाग बनते हैं उनको चतुर्थांश बोलते हैं, क्योंकि चौथांश चतुर्थ प्लस अंश हो जाता है, इसलिए चतुर्थांश फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ नाम दे दिया जाता है। अब बात करते हैं इनके निर्देशांकों की। तो एक्स एक्स की बात करें तो एक्स एक्स इस साइड दाहिनी साइड प्लस होगा और बाईं साइड माइनस। y की बात करें ऊपर प्लस नीचे माइनस। चतुर्थांश को निर्देशांक की बात करें तो देख सकते हैं फर्स्ट का प्लस प्लस, सेकंड का माइनस और प्लस, थर्ड का माइनस माइनस और फोर्थ का प्लस और माइनस। ये बस निर्देशांक ज्यामिति। ये चीज यदि आपको समझ में आ गई तो मेरी गारंटी है प्रश्नावली नंबर 3 की ग्राफीय विधि कि आपको भाई पॉइंटों को हल करके ग्राफ कैसे बनाना है, उसमें आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सबसे पहले ग्राफीय विधि को हल करना है ना, तो इसमें अब मैं बता देता हूं कि प्रश्नावली 3 है क्या। प्रश्नावली 3 के अंदर आपको सवालों के अंदर स्थितियां दी हुई आएगी। कुछ उम्र से रिलेटेड स्थिति होगी, कुछ नाव और पानी की चाल से रिलेटेड होगी, कुछ दो ट्रेनों से रिलेटेड होगी, कुछ और भी कंडीशंस होगी। उनकी आपको सबसे पहले क्या करना है, समीकरण बनानी है। और समीकरण कैसे बनेगी, दो चर वाली रेखिक समीकरण। हम एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, उनका बीच में रिलेशन दिया हुआ होगा तो समीकरण बन जाएगी 2। तो दो चर वाली रेखिक समीकरण मिलेगी हमें 2। अब उनको हमें हल करना है और हल करने की हमें 4 विधि सिखाई गई है, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगणन विधि। इन चारों विधियों को पूरी प्रश्नावली 3 के अंदर हमें सीखना है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नावली 3.1 और उसके अंदर 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन आज ही कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। अब पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको क्या इस प्रश्नावली के अंदर हमेशा 2 स्थितियां दी हुई होगी, आपको उनको क्या करना है पहले सोल्व कर लेता है, पहचान लेना है कौन सी 2 स्थितियां हैं। आप जैसे ही 2 स्थिति पहचान लोगे आपका इस प्रश्नावली का आधा काम हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली का आधा काम हो जाएगा 2 स्थिति पहचानने के बाद। फिर आपको यदि अगला ग्राफीय विधि का बोल रहा है तो ग्राफीय विधि से हल कर देंगे, और बाकी यदि किसी विधि का बोल रहा है तो उस विधि से हल कर देंगे। तो हमारा पहला काम था स्थितियों का पहचानना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और साथ साथ उतार भी सकते हो आप उतारना चाहो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है,
आफताब नाम का कोई आदमी है, वो अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व है, मतलब कि अब जैसे मानिए 2021 है, अब 2021 से मैं बात करूं 7 वर्ष पूर्व है तो मैं 2014 में पहुंच जाऊंगा। यही बात ये बोल रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अपनी पुत्री से कितना गुनी आयु का था? 7 गुनी आयु का था आफताब। एक कंडीशन खत्म हो गई, तो एक स्थिति हमें पता चल गई कि भाई आफताब 7 वर्ष पूर्व है, अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। दूसरी कंडीशन है अब से 3 वर्ष बाद, अब जो बात है उससे 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये थी कंडीशन 2। तो सबसे पहली बात होती है इन क्वेश्चनों में कंडीशन पहचानना। तो आपको स्थिति समझ में आ गई होगी कि पहली तो क्या है कि 7 वर्ष पूर्व है तो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष बाद कितने आयु गुनी रह जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाएगा। हो गई स्थिति। अब आई स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड। अब क्या होता है, क्वेश्चनों में पूछा हुआ होता है कि अब आप आफताब और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा। आगे इसने लिखा है क्या ये मनोरंजक है, ब्रैकेट में लिखा है क्या ये आपको ये मनोरंजक दिखाई दे रहा है? तो भाई मनोरंजक तो है ही, एक अजीब सी चीज हमने पता चल रही है। फिर बोला है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को आपको क्या करना है? बीजगणितीय। अब बीजगणितीय समीकरण बनाना, बीजगणितीय रूप क्या होते हैं? हमें इसकी 2 चर वाली रैखिक समीकरण बनानी है, तो 2 समीकरण बना देंगे। फिर ये पूछ रहा है ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, फिर हमें इसका क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हल। तो हम मान लेते हैं भाई रिलेशन क्या है, वर्तमान तो आयु पता ही नहीं हमें। यदि इसका असली मतलब होता तो इस क्वेश्चन में दोनों की वर्तमान आयु पूछनी थी, लेकिन ये स्टार्टिंग में हमें थोड़ा प्रश्नावली 3 का पहला ही क्वेश्चन है तो हमें एकदम धीरे धीरे थोड़ा आगे की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले हमें सिर्फ बीजगणित समीकरण बनाना सिखा रहा है कि समीकरण कैसे बनती है किसी स्थिति की। देखो, मानना आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। मान लेते हैं आफताब की x वर्ष है, और पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? y वर्ष। तो x और y मान लिए। भाई हमारे पास चर तो नहीं था, हमें बीजगणितीय बना, बीजगणित रूप मतलब कि समीकरण बना के देनी है अगले को। तो आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब हम जाते हैं स्थिति फर्स्ट पर। अब स्थिति फर्स्ट क्या थी? देखो, स्थिति फर्स्ट थी 7 वर्ष पूर्व है, तो अब वर्तमान x है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगी? तो स्थिति फर्स्ट में हम लिख देंगे कि 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व है दोनों की आयु। अब 7 वर्ष पूर्व देखिए, आफताब की बात करूं मैं तो आफताब की वर्तमान आयु कितनी है? x। 7 वर्ष पूर्व है। यदि आप बोलोगे कि 2021 वर्तमान में चल रहा है, 7 वर्ष पूर्व सर, तो मैं बोलूंगा 2014। तो मैंने क्या किया भाई, 2021 में से 7 माइनस ही तो किए हैं, वही यहां करना है। तो मैं क्या करूंगा, अब 7 वर्ष पूर्व है, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 7। कोई प्रॉब्लम? अब यदि हम बात करें पुत्री की, यहां लिख लेना थोड़ा सा, 7 वर्ष पूर्व है आफताब की आयु और 7 वर्ष पूर्व है पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 7। स्थिति फर्स्ट समझ में आ रही है? अब देखिए सेकंड स्थिति क्या थी? 3 वर्ष बाद। तो अब हम सेकंड स्थिति में क्या लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु, तो आफताब की वर्तमान x है तो देखिए जैसे बात करें 2021 वर्तमान है, मैं बोलूंगा 2024, 3 साल बाद कितना होगा? 2024। तो मैंने क्या किया, 2021 में 3 जोड़ दिए, मतलब वर्तमान क्या था? 2021, 3 जोड़े तो हम 2024 में पहुंच गए। वही बात यह है कि वर्तमान में x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। और यदि पुत्री की आयु की बात करें कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तो y प्लस 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि यहाँ प्रॉब्लम नहीं है तो समीकरण बन गई। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस कंडीशनों में कि आयु वाले जब प्रश्न आते हैं, इस हिसाब की स्थितियां रखी जाती है, तो आपको बस यहां मैं जो भी लिखूंगा अब उसको ध्यान से सुनना है, तब आप समीकरण बना पाओगे। और समीकरण बनते ही ग्राफ तो एकदम से इजी है, 8th 9th में पढ़ के आते हैं तो ग्राफ तो हो ही जाएगा। अब देखिए
अब मैं क्या करूंगा, मैं कर रहा हूं इन दोनों को बराबर। देखो मैं इन दोनों को बराबर कर रहा हूं कि x माइनस 7 और y माइनस 7 बराबर है बराबर? नहीं है भाई। बराबर कैसे होगा? ये तो हम बोल रहे हैं 7 वर्ष पूर्व है, ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, बराबर नहीं था। ये 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, ये 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु है। अब ये इस क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं बोल रहा हूं यहां बराबर है। हो गया लोचा? तो बराबर तो है नहीं। अब हमें क्या करना है, यही इंपॉर्टेंट थी। आपको जो भी आयु वाले क्वेश्चन हो, पहला काम होता है समीकरण बनाना। तो समीकरण पूरी प्रश्नावली 3 के अंदर आयु वाले क्वेश्चनों की समीकरण आपको इसी हिसाब से बनानी है। वर्तमान को मान लीजिए, स्थिति दोनों लिख लीजिए, लिख ली सॉरी। अब आपको क्या करना है, दोनों को बराबर लिख लेना है, लिख लिया। अब आप वापिस क्वेश्चन पे जाओ और देखो कितनी गुनी, 7 गुनी, बराबर तो है नहीं। अब देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। एग्जाम्पल क्या है, मैं मान लेता हूं कि राम के पास 50 रुपए हैं और श्याम के पास 100 रुपए हैं। चलो मान लिया राम के पास 50 और श्याम के पास 100। बताओ क्या ये दोनों बराबर है? आप बोलोगे नहीं सर, साफ साफ अंतर दिखाई दे रहा है, इसके पास तो 50 है और इसके पास 100 है। मैं बोलूँगा ठीक है। अब मैं बोलूँगा आप इन दोनों को बराबर करो। आप चाहो तो गुणा कर सकते हो और आप चाहो तो भाग दे सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि सर यदि आप 50 के साथ कुछ करते हो तो आप 50 को क्या करिए, 2 से गुणा कर दीजिए। और बोलोगे सर यदि आप श्याम के साथ कुछ करना चाहते हो तो आप श्याम में क्या दीजिए, 2 का भाग दीजिए। लेकिन काम तो एक ही होगा ना, दोनों तो नहीं होंगे। यदि मैं क्या करता हूं, राम को 2 से गुणा करता हूं, राम को 2 से गुणा किया तो 100 हो गए, राम के पास भी 100 और श्याम के पास भी 100, काम खत्म। और यदि मैं श्याम के साथ कुछ छेड़खानी करता हूं तो मैं क्या करूंगा, श्याम के वाले में 2 का भाग दे दूंगा, तो 2 का भाग देते ही श्याम भी 50 और राम भी 50, अभी बराबर हो गए। तो करना तो एक के साथ है, चाहे आप राम के साथ और श्याम के साथ किसी के साथ खिलवाड़ करो, खिलवाड़ एक ही के साथ करना है। तो इसमें आपको सीखने वाली बात क्या थी? सीखने वाली बात ये थी, यही आयु वाले क्वेश्चन की कंडीशन होती है कि आपको सिर्फ चेक करना है रिलेशन कितना है, रिलेशन 7 का है, बस। अब हम देखेंगे कि भाई या तो आप 1 को 7 से गुणा कर दो या फिर 1 को 7 से भाग दे दो। तो आपको क्या करना है, देखो दोबारा देखो यहाँ पे, यहाँ राम और श्याम से ये पता चल रहा है कि यदि आप बड़े वाले के साथ रिलेशन में खिलवाड़ करोगे तब तो आपको क्या देना पड़ेगा, भाग। और यदि आप छोटे वालों के साथ खिलवाड़ करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा। और आप दोनों कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक, चाहे तो आप भाग कर लीजिए और चाहे आप गुणा कर लीजिए। चीज समझ में आई? देखिए आपको क्या करना है, दोनों को बराबर लिख लेना है। फिर आपको देखना है कि रिलेशन क्या है, 7 वर्ष। किस संख्या का रिलेशन है, 7 का रिलेशन है। भाई 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो ये रिलेशन है, सॉरी वो तो 7 वर्ष है। रिलेशन कितनी आयु का है, ये नहीं, रिलेशन ये है 7 वर्ष पूर्व में 7 गुनी आयु का था, तो रिलेशन 7 का है। अब सीधी सी बात है, आपको देखना है कि आफ्ताब बड़ा है या पुत्री, काम खत्म। यदि पता चल गया आफ्ताब बड़ा है या पुत्री, यदि मैं बहुत करूं तो आफ्ताब बड़ा है, तो यदि मैं आफ्ताब के साथ लगाऊंगा तो आफ्ताब बड़ा है, तब तो मैं क्या करूंगा, आफ्ताब वाले के अंदर क्या करूंगा, 7 का भाग दे दूंगा। और यदि मैं खिलवाड़ करना चाहूंगा पुत्री वाले के साथ तो पुत्री वाले को क्या करूंगा, गुणा कर दूंगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और बता देता हूं मैं, जैसे मैं बात कर लेता हूं रवि के पास मैं बोल दूंगा 500 रुपए है और हम बोलेंगे मोहन के पास 1000 रुपए। मैं बोलूंगा ये दोनों बराबर हो, आप बोलोगे नहीं सर बराबर नहीं है, तो मैं लोग बराबर करो, रवि के साथ करो बराबर। तो आप क्या बोलोगे, सर रवि को 2 से गुणा कर दो। अब ये दोनों बराबर है बराबर। और यदि मैं बोलूंगा अब भाई रवि को मत छेड़ना, आप तो मोहन को ही छेड़ो, तो मोहन को आप क्या बोलोगे, सर मोहन में 2 का भाग दे दो, हो गए 500 बराबर। हुआ कैसे, तो यदि हम करते हैं बड़े वाले के साथ कुछ तब तो क्या करते हैं, भाग देना है, और यदि छोटे वाले के साथ करते हैं तब क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब देखिए, तो यदि आफताब बड़ा है x - 7 आफताब की है और पुत्र की y - 7, तो यदि मैं इसको हल करूंगा इस कंडीशन को, तो यदि आफताब के साथ जाता हूं तब तो मैं क्या करूंगा 7 का भाग। अब ये भी आपने देखा बड़े वाले के साथ कुछ भी करते हो तो तब क्या होगा, भाग देना है और छोटे वाले के साथ गुणा करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं पुत्री के साथ रिलेशन संबंध सही कर लेते हैं। पुत्री के साथ रिलेशन संबंध सही कर रहे हैं हम, ठीक है। x - 7 बराबर 7y - 7। अब ये बराबर है भाई, देखो जैसे अब इस रिलेशन पे जाते हैं कि भाई मान लेते हैं आफताब 49 का और पुत्री थी 7 की। अब यदि मैं इनको बराबर करूं, देखिए ये 49 ये 7 में मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, देखो 7 संता 49 और ये पहले से 49 हो गया, 49 बराबर। ये बस कंडीशन थी आईयू वाले क्वेश्चन। अब मेरी गारंटी है आपको 3.6 तक आईयू वाले प्रश्नों के अंदर 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रश्नावली में हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, किस हिसाब से किस क्वेश्चन को हल करना चाहिए। तो अब इनका रिलेशन फटाफट कर लेते हैं, वैसे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा ये कि 3 क्वेश्चन करने हैं, अभी तो एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ। तो चलिए, तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो x - 7 बराबर 7y और ये 7 से गुणा होगा माइनस का 49। अब आपको क्या करना है, आपको तो समीकरण बनानी है। तो समीकरण में x और y को एक साथ कर लीजिए और अचर राशियों को एक साइड कर लीजिए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, x ये इधर प्लस का है तो माइनस का 7y हो गया इज इक्वल टू ये माइनस 49 इधर तो पहले से था, ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7। तो हमारे पास क्या बचा, x - 7y बराबर -49 प्लस 7 माइनस का 42। ये हमारी बन गई समीकरण नंबर 1। दूसरी की बात करें, देखो दूसरी कितनी जल्दी होती है। हम बात कर रहे हैं आफताब की x + 3 और पुत्री की y + 3। अब आपको पता है कि दूसरी सेकंड जो घटना या स्थिति है उसके अंदर बात की अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी कितनी संख्या मिल गई, 3 गुनी। तो भाई आफताब पहले से 3 गुना रहने वाला है। तो यदि आप आफताब को करते हो तो आफताब वाले के अंदर 3 का भाग दे देंगे और यदि पुत्री वाला रिलेशन करते हो तो पुत्री को क्या कर देंगे 3 से गुणा। आया समझ में। अब इस इसको हल कर लीजिए, x + 3 बराबर 3y + 3। अब देखिए x को एक साइड कर लेते हैं तो x ये इधर 3y है, इधर जाके माइनस का बराबर ये इधर 3 प्लस का है, और इधर भी 3 प्लस का है। तो इनको हल कर लेते हैं हम एक बार। तो देखिए ये हो गया x - 3y और बराबर 9 प्लस का है, ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो बचा क्या, x + 3y बराबर 6। ये हमारे पास बन गई सेकंड समीकरण। तो बस मैंने बोला था आपको क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर 2 समीकरण बनानी है। तो देखिए 2 चर है, अचर राशियां हैं और दोनों के ऊपर घात 1 है। तो ये समीकरण क्या है, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, और ये भी क्या है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण। तो इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन की 2 चरों वाली रैखिक समीकरण बना ली। अब हम करेंगे इसका ग्राफीय हल। तो ग्राफीय हल के अंदर आपको ग्राफ मैंने पहले से बनाना कैसे है वो बताया हुआ है। अब हम निकालेंगे ग्राफ में के अंदर बिंदु कि भाई ग्राफ के अंदर पॉइंट कैसे निकालते हैं, अब वो हम सीखेंगे। तो चलिए मैं इनको साफ करके और पॉइंट्स के लिए समीकरणों को लिख लेता हूं। अब हम बात करते हैं समीकरण 1। हमारी समीकरण 1 यही थी x - 7y बराबर माइनस का 42। तो अब हम क्या करेंगे, जो x - 7y बराबर -42 है इसके अंदर पहले x की वैल्यू रखेंगे और y की आ जाएगी, या फिर y की रखेंगे और x की आ जाएगी। और अब हम इन समीकरणों को अच्छे से हल कर लेंगे। और कम से कम मैं बताता हूं आपको, किताबों में हो सकता है 2 मान दिए हुए मिले, पासबुक में भी हो सकता है आपको 2 मान दिए हुए। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा ग्राफीय विधि के अंदर एक समीकरण के 3 मान आपको निकालने चाहिए, मतलब कि 3 बिंदु आपको निकालने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मैं सबसे पहले रख लेता हूं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आप रख लीजिए x बराबर 0। तो मैं क्या लिखूंगा, x बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू, अब लैंग्वेज मायने रखती है भाई, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के अंदर एक लैंग्वेज मायने रखती है। आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी तभी आपको पूरे, यदि आप 90 तक
नंबर लेके आना चाहते हो 100 में से 90 नंबर, तो कोई ज़रूरी नहीं, आप मत लिखिए लैंग्वेज, सीधा सीधा लिख लीजिए, थ्योरेटिकल चीज़ें छोड़ दीजिए। यदि 90 से प्लस 91 to 3 या फिर 95 प्लस 99 या 100 के पास यदि आप जाना चाहोगे तो आपको 110% लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है 10th क्लास में। तो चलिए अब x बराबर 0 रखने पर तो मैं क्या करूंगा, x की जगह रख दूंगा 0, -7, y की वैल्यू y है ही और बराबर माइनस का 42। अब ये इतनी वैल्यू तो पूरी हो गई, 0 बचा क्या हमारे पास, -7y बराबर माइनस का 42। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 7y बराबर 42। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू रखोगे तब तो आपको y की निकालनी है, और यदि आप y की रखते हो तब आपको x की निकालनी होती है। तो मैं क्या करता हूं, देखो y की निकाल लेता हूं, तो y बराबर क्या बचा 42। ये हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें तो y चाहिए, 7 नहीं चाहिए, तो ये 7y के साथ किस में, गुणा में, तो इधर किस में आ जाएंगे, भाग में। तो y बराबर कितना आ गया, अब 42 में 7 का भाग 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब हम इस निर्देशांक को लिखते हैं, तो निर्देशांक कैसे लिखेंगे, वो ब्रैकेट याद होगा आपको, निर्देशांक वाला ब्रैकेट। पहले x की वैल्यू, तो x की कितनी थी 0, x का कितना रखा हमने 0, और y को कितना आया 6। समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, और एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं कि जब भी आप समीकरणों को हल करो तो आपको इस हिसाब से करना है। पहला पॉइंट निकाल लिया, लाइन खींचो, दूसरा निकाल लो, एक और लाइन खींचो और तीसरा निकाल। ऐसे नहीं निकालना, पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। कई बच्चे करते हैं कि इस हिसाब से कॉपी ज्यादा भरेगी तो हमें नंबर मिलेंगे, कॉपी के कभी नंबर नहीं मिलते। इससे उल्टा ये होता है कि टीचर को नीचे तक जाना पड़ता है, साइड में कॉपी खाली पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा समीकरणों को, पहले समीकरण ले रहे हो तो इन समीकरणों की तीनों यहाँ निकाल लो, सेकंड वाले के हम नीचे निकाल लेंगे। चलिए मैं आपको निकाल के यहाँ दिखा भी देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अगला, अब देखिए आपको चाहे तो y की वैल्यू कुछ रख लीजिए, चाहे x की। अब ये समीकरण थोड़ी बड़ी है तो इसको हल करना भी आपको थोड़ा ट्रिकी सॉल्व करना है, नहीं पेपर बड़ा हो जाता है। आप इस क्वेश्चन के अंदर 10 मिनट लगा दोगे तो पेपर तो 3.25 घंटे में, क्वेश्चन तो बहुत करने होंगे। इसलिए हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को पहले, बड़ी समीकरणों को क्या करना है, ट्रिकी खोज लेना है। वैसे हम पूरी साल पढ़ेंगे तो आपको ट्रिकी भी बताऊंगा कैसे समीकरणों को हम छोटा कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या है कि y की वैल्यू जितनी बड़ी रखेंगे x की वैल्यू उतनी छोटी आएगी। ये चीज आपको भी समझ में आ रही होगी बोर्ड के ऊपर कि y यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर आएगा, यहाँ माइनस का, इधर आके प्लस, और ये माइनस पहले से प्लस माइनस घटेगा तो संख्या छोटी आ जाएगी। इसीलिए आपको y की वैल्यू बड़ी रखनी है। y की वैल्यू क्या रखनी है, बड़ी y की वैल्यू रखनी है। तो मैं y की वैल्यू पहले तो रख लेता हूं, देखो 5 रख लेता हूं। y की वैल्यू 5 रखूंगा तो देखो x की जगह तो x -7, y की जगह कितना रख दिया 5 और बराबर माइनस का 42, x -35 और बराबर माइनस का 42, तो x बराबर माइनस का 42, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 7, -7 बच गया क्योंकि -42 है और प्लस का 35 है। अब हमें निर्देशांक लिखेंगे तो ये निर्देशांक कैसे काम करेगा, x की वैल्यू पहले तो -7 और y की वैल्यू 5 बाद में। हो गया। अब तीसरा बिंदु निकाल लेते हैं। तीसरे बिंदु के लिए क्या करेंगे कि y की वैल्यू रखिए, तो मैं देखिए यहाँ 6 रख लेता हूँ, y का 6 रखूंगा, 6 संता 42, इधर भी 42, 0 आ जाएगी x की वैल्यू। तो चलिए y की वैल्यू हम 6 रख लेते हैं कि y की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या होगा, x अपनी जगह -7, y की जगह कितना रख लिया 6 और बराबर माइनस का 42, तो x -6 संतो 42 और बराबर माइनस का इधर भी 42 है। तो x बराबर क्या होगा, देखो -42 आगे पहले से है, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो -42 और प्लस 42, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो निर्देशांक क्या मिला, x की वैल्यू तो 0। अब देखिए ये मैंने क्यों किया, इसीलिए किया कि x आप 0 रखोगे तो y 6 आ रहा है, दिखाई दिया, x मैंने 0 रखा तो y 6 आ रहा है। अब इस समीकरण के अंदर मैं y 6 रखूंगा तो x कितना आएगा 0, पॉइंट तो एक ही हुआ। ऐसी गलती आपको नहीं करनी, आपको 2 अलग मान रखने। भाई y को 6 पहले ही आ रहा था इसलिए आप कोई दूसरा मान रख लीजिए। देखिए मैं दूसरा मान रख लेता हूं, मैं रख लेता हूं y बराबर 7, तो x -7 और +7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 42।
अब x सातों संख्या कितने होता है 49 इक्वल टू माइनस का 42, तो x बराबर क्या होगा -42 और ये माइनस का इधर आके प्लस का, तो x बराबर हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 7, तो प्लस का 7 y का और x बाकी था 7। तो हमने ये 4 बिंदु निकाल लिए, तो ये तो दोनों सेम बिंदु हो गए, तो उनमें से आपको एक ही बिंदु रखना है। चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ, तो हमारे 3 मान हो गए 1 2 और 3। इस हिसाब से हमें क्या करना है, अगली जो समीकरण है दूसरी उसके भी 3 मान निकालने हैं, तो मैं इनको ऐसे अंडरलाइन कर दूंगा और अब मैं निकालूंगा समीकरण कौन सी थी, x माइनस 3y बराबर 6, ये थी हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, देखो तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रखते हैं। हमेशा आप x की और y की वैल्यू, जब भी यदि y विषम संख्या नहीं है तो आप पहले x 0 रखिए और फिर y 0 रखिए, एकदम से आसानी हो जाएगी। तो x 0 रखूंगा तो मैं लिखूंगा x 0 रखने पर तो x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो -3 y बराबर 6, ये तो 0 हो गया तो -3 y बराबर कितना बचा 6। हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो y बराबर कितना आएगा 6 बट्टा माइनस का 3, तो y बराबर आया 2 और ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या हो गया माइनस का, तो हमारा बिंदु कितना आ गया 0 और माइनस का 2। अगला करते हैं, चलिए अगले पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो अगला पॉइंट हम रख लेते हैं y बराबर 0 रखते हैं। चलिए y बराबर यदि मैं 0 रखूं तो क्या होगा, देखो x माइनस 3 y की जगह 0 बराबर 6। दोबारा बता रहा हूं, यदि बाहर इधर अचर संख्या बड़ी नहीं है, अचर संख्या छोटी है, तो आपको हमेशा पहला x 0 रखना है और दूसरा y 0 रखना है, एकदम आसान आएगा 2 पॉइंट। तो x माइनस ये हो गया 0, ये पूरा 0, ये तो कैंसिल और बराबर कितना बच गया 6, तो y x का 6 y का कितना है 0। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट निकालिए। तो अगला पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, चाहे तो x की एक वैल्यू रख लो चाहे y की 2 वैल्यू रख लो, लेकिन हमें इसको जितना आसान हो सकता है वो करूं। देखो चलो सिखा देता हूं, वीडियो लंबा होगा तो कोई बात नहीं है, पहला वीडियो है लेकिन चीजें ऐसे समझ में भी आनी चाहिए। देखिए क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि x माइनस 3y बराबर 6, मतलब मुझे x की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको गुणा y से गुणा करने के बाद, y की ऐसी वैल्यू रखूं गुणा करने के बाद इधर आए तो x की बराबर वैल्यू रखे, तो कोई भी वैल्यू रख लीजिए आप। x की वैल्यू 1 रख लेता हूं मैं, चलिए सॉरी y की वैल्यू मैं रख लेता हूं 1, y बराबर मैं क्या रखूं 1, तो क्या होगा x माइनस 3 y की वैल्यू 1 बराबर 6, x इधर क्या बचा 3 को 1 से किया 3 बराबर 6, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये इधर किसका है प्लस का, ये इधर माइनस वाला भी किसका हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। और निकालते हैं, चलिए मैं यहाँ रखता हूँ x की वैल्यू रखते हैं, चलिए x की वैल्यू 3 रखते हैं अब की बार, x की वैल्यू क्या रखते हैं 3, तो x बराबर 3 रखूंगे तो क्या करूंगा x की जगह 3 माइनस 3 y बराबर 6, तो ये प्लस का है तो माइनस 3y बराबर 6, ये इधर प्लस का है तो इधर आए के माइनस का, तो माइनस 3y बराबर क्या बचेगा 6 में से 3 गया 3, हमें चाहिए y, तो 3 बट्टा माइनस का 3, y बराबर कितना आ गया माइनस का 1, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस 1। तो इस हिसाब से आप समीकरणों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा पूरी प्रश्नावलियों को, और आप यदि कमेंट बॉक्स में जैसे ही कमेंट करते रहोगे कि भाई हमें इस प्रश्नावली का एग्जाम्पल भी चाहिए, तो भी मैं आपको यहाँ करवा दूंगा। लेकिन यदि अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे वाले वीडियोज में और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। अब देखिए ये हमारे पास बिंदु आ गए, इनकी हमें क्या बनानी होती है सारणी बनानी होती है, मतलब कि टेबल बनानी होती है। देखिए टेबल कैसे बनती है वो भी बताता हूं आपको, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं -7 और 5। देखिए मैं बनाता हूं फर्स्ट सारणी है उसके लिए टेबल, बस हमें ग्राफ के अंदर ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है x y। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस बिंदु पे जाइए, हमने निर्देशांक पहले से लिख लिए थे, इसका फायदा है टेबल बनाने में। x वाली वैल्यू रख लीजिए 0, y का कितना आया 6, x की वैल्यू -7, y की कितनी आई 5, x की वैल्यू यहां देखिए
7, वाई की भी कितनी आई 7। ये बन गई इस समीकरण की टेबल। ये टेबल हमें ग्राफ बनाने में सहायता करेगी। अब बनाते हैं सेकंड वाली की। देखिए सेकंड वाली के अंदर क्या करना है, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू इधर इनमें से ले लीजिए या इनमें से ले लेते हैं, छोटी वाली 3 और वाई की वैल्यू कितनी आई -1। बस ये हमारा काम अब हो गया। समीकरणों को हल कैसे किया जाता है ग्राफीय विधि के अंदर। ग्राफीय विधि के अंदर कैसे समीकरणों को हल करेंगे आपने सीख लिया। अब इन समीकरणों से ग्राफ कैसे बनाते हैं उससे पहले आपको अभी हमने पहले निर्देशांक जो ज्यामिति पढ़ी थी वो पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि सारणी लिख ली मैंने, फर्स्ट और सेकंड, ग्राफ भी लिख लिया मैंने। ग्राफ कैसे बनाना होता है, एक्स डैश वाई डैश। आपको पता है x इस साइड प्लस का होगा तो मैंने यहाँ 1 से 7 तक लिखा है। प्लस में 1 से 7 तक क्यों लिखा, आप x पे जाइए और x देखिए प्लस में सबसे ज्यादा क्या है 0, यहाँ प्लस का 7, यहाँ प्लस का 6 और प्लस का 3। अधिकतम x कितना है +7, तो मैं अधिकतम x कहाँ तक लिख लेता हूँ 7 तक लिख लेता हूँ। अब यदि मैं बात करूँ इधर माइनस आएगा x, तो माइनस में भी x देखिए -x के अंदर कहाँ है -7, यहाँ माइनस है नहीं, सिर्फ माइनस में 7 है तो x माइनस में 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब यदि y की बात करें तो y मैंने लिखा है +7 तक, क्योंकि y की अधिकतम वैल्यू देखिए आप 6, 5, 7, -2, 0, 3 तो प्लस का 7 है। और हिसाब से माइनस में बात करूं तो माइनस में y है -2, ये -1, -2 तक है तो भाई -3 तक लिख लेते हैं। आगे क्यों लिखें भाई, क्यों? ये सब चीजें भी ग्राफ में सीखने की होती है। एक तो समीकरणों को कैसे आसानी से हल किया जाए, आप ऐसे निकाल के बैठ जाओ 21/18। अब इनको मल्टीप्लाई करते रहो, पहले इनको काटो फिर मल्टीप्लाई करो। इनसे अच्छा है पहले तो पूरी संख्या लाने की कोशिश करो। ग्राफ हल करने का सब कुछ ट्रिक यही है कि एक तो आपको संख्या ही अच्छी आनी चाहिए, एक यहाँ ग्राफ बनाते टाइम आपको बड़े नंबर नहीं लिखने चाहिए। आगे तक क्यों, अब मैं यहाँ 7 तक लिखूँ क्यों भाई, टाइम क्यों खराब करूँ 1-2 सेकंड ही अपना। इससे अच्छा ये सब चीजें सीखने की ही होती है ग्राफ के अंदर। देखो पहला पॉइंट लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, x0 और y का 6। तो x0 देखिए, ये जो x वाली लाइन है इसके ऊपर x0 कहाँ है, +1 -1। मैंने बोला था इस पॉइंट के ऊपर x भी 0 और y भी 0, और इस पॉइंट को बोलते क्या है, मूल बिंदु। तो हाँ भाई ठीक है, पहले लेना था x0, ये रहा भाई x0 पकड़ लो। फिर ये बोलेगा y6, तो y पे 6 प्लस का ऊपर जाओ, 0 से शुरू। एक आप देखो ग्राफ में पॉइंट अंकित करने का सबसे आसान तरीका है, पहले वाले पॉइंट x को पकड़ लो, x पे 0, तो 0 कहाँ होता है, x यही तो होता है मूल बिंदु पे। अब y पे जाओ 6, और जहां भी आप पहुंच जाते हो वहां ऐसे लिख दो। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा x तो 0 और y का 6। चलिए अगला x -7, तो मैं x -7 पे आ जाता हूं, आ गया हूं। अब बात कर रहा है कि y का +5, तो y प्लस कहाँ होता है, यही होता है ऊपर। तो देखिए आपको यहां से चलना है कहां तक, y से 5 तक आना है, y के 5 तक आ जाना है। तो ये जो बिंदु है वो x का तो -7 और y का y का 5। आपको ये सब नहीं करना, ये 9th क्लास में दिखाने का होता है, मैंने सिर्फ आपको सीध दिखाने के लिए किया है। अब मैं सीधा अंकित करने वाला हूं अगले पॉइंट, ये सब नहीं करना। अगला फिर x का +7, चलिए भाई x +7 ये रहा, y भी +7, तो x +7 यहाँ और y +7 यहाँ। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, x भी 7 और y भी 7। ये देखिए अब आपको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट आ गए और ये लगभग एक ही रेखा के अंदर आएंगे। ये तीनों पॉइंट है वो आपको एक ही रेखा के अंदर लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कम है तो ये 7 थोड़ा ऊपर आएगा। ये 7 यदि थोड़ा सा ऊपर चला जाता है 7, तो ये पॉइंट भी ऊपर जाएगा। और ये पॉइंट, अब जैसे ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पॉइंट ऊपर जाता है, हम इन तीनों को एक रेखा के तीनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। ये इस रेखा के तीनों पॉइंट थे, तीनों को ग्राफ बना लिया और तीनों पॉइंटों को स्केल की सहायता से, अब इतनी बड़ी स्केल पॉसिबल नहीं इसलिए मैं सीधा मिला रहा हूं, स्केल की सहायता से तीनों बिंदुओं को ऐसे मिला दीजिए, बन गया ग्राफ। सारणी फर्स्ट का ग्राफ कंप्लीट है। अब हम बनाते हैं सारणी सेकंड का। सारणी सेकंड में क्या है, x0, आ जाइए x0 पे, y -2, तो y -2 कहाँ होता है, नीचे, तो ये रहा x0 और y -2, x तो 0 और y का -2।
सेकंड 6 और 0। अब की बार है y 0, x पहले y 0 तो y 0 यही होता है, y भी 0 यही होता है, और x का है प्लस का 6 तो x ये रहा प्लस 6, ये मिला दिया। x प्लस 3 और y माइनस 1, तो पहले x प्लस 3 पे जाइए, ये रहा x प्लस 3, y का माइनस 1 तो y माइनस नीचे होता है तो यहाँ आ जाएगा y माइनस, ये रहा, तो यहाँ जो पॉइंट आ जाएगा 3 और माइनस का 1। अब इन तीनों बिंदुओं को भी मिला दीजिए, स्केल की सहायता से आप बनाओगे तो एकदम एक्यूरेट ग्राफ आएंगे ऐसे। बस यही ग्राफीय विधि थी। क्वेश्चन वाले ने बोल रखा था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब समीकरण बनाइए और इनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 1। तो इस प्रश्न के अंदर अपने सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या चीज याद रखनी है। एक तो आप याद रखनी है कि उम्र वाले क्वेश्चन जब भी आए, उम्र रिलेशन वाले क्वेश्चन, तो आपको दोनों स्थितियां पहचान लेनी है सबसे पहले। उसके बाद जो भी स्थिति उनको लिखिए, और जैसे मैंने स्थिति फर्स्ट की थी, दोनों स्थितियों को बराबर, जैसे x माइनस 7 को मैंने बराबर किया था y माइनस 7 के, तो बराबर तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि वो पहले से 7 गुनी आयु ज्यादा का था। इसलिए मैंने उसको क्या किया कि यदि आप उन दोनों को बराबर कर रहे हो, छोटी वाली संख्या के साथ यदि कुछ कर रहे हो, तब तो आप उनको क्या कीजिए, गुणा करिए, और यदि आप बड़ी वाली संख्या के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, भाग देना है। ये बात सीखने वाली थी। जैसे ही दोनों समीकरणें बन जाती है तो हमने सीख लिया कि बिंदुओं को हल कैसे करना है, और बिंदुओं को हल करने में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी बिंदुओं को हल करने के अंदर कि समीकरणों में संबंध ऐसा आना चाहिए 0, 6, माइनस 7, 5, जितने आप पूर्ण संख्या लेके आओगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। तो पूर्ण संख्या आसानी होती है, बट्टे वाली संख्याओं में यहाँ पहले पॉइंट में निकालो, फिर यहाँ पॉइंट ऐसे भाई आ गया, देखो ये है 4। तो अब आपको पता है कि यदि आपने 4.5 निकाल लिया तो कोई बात नहीं है, 4 और 5 के बीच में ये मिल गया 4.5, आप निकाल के बैठ जाओ 4.33, क्या निकाल के बैठ जाओ 4.33। तो 4.3 के अंदर क्या होगा भाई, 4 यहाँ 4.5 है, यहाँ बीच में आएगा, वैसे टाइम खराब होता है। इससे अच्छा है आप अच्छे से कैलकुलेशन करिए और इन पूर्ण संख्याएं निकाल लीजिए। तो ये तो सीखने वाली बात थी, समीकरणों को हल करने में हो गया। अब समीकरणों को हल करने के बाद सारणी बना लीजिए 2। फिर क्या करना है, ये निर्देशांक ज्यामिति हमने अच्छे से वैसे भी पढ़ ली। अब निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का ग्राफ बनाना है और बिंदुओं को अंकित करके स्केल की सहायता से, ये सारणी फर्स्ट के तीनों बिंदु थे, इनको मैंने स्केल की सहायता से मिला दिए, सीध में आ रहे हैं। ठीक है, सीधी रेखा आ गई सीधी। और यदि इसकी बात करो सेकंड वाले की, तो तीनों बिंदुओं को मिलवा दिए। यदि ये दोनों एक दूसरे कहीं काट रहे होते, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, यदि ये दोनों बिंदु कहीं काट रहे होते तभी ये रिलेशन संभव था। तो इसने बोल रखा था ना, क्या ये मनोरंजक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजक स्टोरी के रूप में है। अगले ने बोला था ग्राफ बनाइए और बीजगणितीय रूप लिखिए, तो बीजगणितीय रूप तो समीकरण बना के और ग्राफ हमने बना दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का। अब हम करते हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। अब अगले वाले ऐसे जो क्वेश्चन है उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 5 से 7 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 मतलब कि 3900 रुपए में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपए में कितना खरीदा, 3 तो बल्ले मतलब बैट, 3 तो बैट थे और 6 गेंद थी, ये स्थिति थी फर्स्ट। बाद में उसने एक और बल्ला, ये देखिए यहां तो उसने 3 और 6 लिखा था गणित की संख्या, तो प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि यहां उसने क्या लिख दिया, बाद में एक हिंदी में लिख दिया, एक और बल्ला मतलब एक बल्ला और, तब उसी प्रकार की 2 गेंदों को वापस गणित में लिख दिया। तो इस हिसाब के क्वेश्चन जो क्रिकेट गेंद से या फिर सब्जियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनमें हिंदी वाली संख्या पहचाननी आपको बहुत जरूरी है। एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी, ये स्थिति सेकंड हो गई। इस स्थितियों को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है हमें। तो बीजगणितीय मतलब समीकरणों को बनाइए और उसके बाद ग्राफ बनाइए। आप जिस हिसाब से पहला क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्थिति फर्स्ट से, तो अब लिख लेते हैं स्थिति फर्स्ट, क्योंकि भाई हमें क्या करना है, स्थिति फर्स्ट की क्या बनानी है, पहले समीकरण बनानी है। तो हम मान लेते हैं कि भाई माना एक बल्ले का मूल्य है x रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपए। तो स्थिति फर्स्ट में समीकरण क्या बन जाएगी, देखो एक बल्ले का रुपए है x रुपए, एक बल्ले का मूल्य x रुपए
बल्ले कितने थे 3, तो 3 बल्लों का मूल्य x रुपए, 3x हो गया, प्लस 6 गेंद थी, एक गेंद का मूल्य था y रुपए, तो 6y, और पूरे रुपए कितने लगे 3900। समझ में आया? हो गया। अब स्थिति सेकंड की बात करते हैं। स्थिति सेकंड में क्या था, ये बोल रहा है कि एक बल्ला और एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो हम बोल देंगे x, प्लस उसी प्रकार की 2 गेंदें, एक गेंद का मूल्य y रुपए, तो 2 गेंदों का 2y, और बराबर कुल रुपए कितने लगे 1300। ये बन गई 2 समीकरणें, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण को उठाइए और आप इनके मानों को हल करते जाइए। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले इस समीकरण को आप छोटा करने की कोशिश करिए। देखो 3 और 39 में भी 3 का भाग जाता है, तो हम 3 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 3 मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 3 का भाग 6 में दूंगा 2y, और बराबर 3 का भाग 3900 में कितनी बार जाएगा, पूरी समीकरण को 3 से गुणा करना, 3 से कॉमन लेना है 3 पूरी समीकरण में से। तो यहाँ देखिए, चलिए यहाँ लिख दीजिए, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ 3 कॉमन ले लिए मैंने। अब ये 3 जो है इसके गुणा में इसमें आएगा भाग में, और भाग में तो इधर तो क्या बच गया x प्लस 2y। अब 3900 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 39 में 3 कितना आएगा, 39 13, तो इक्वल कितना आया 13 और 00। यह समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। अब देखिए ये दोनों समीकरणें क्या आ रही है, एक जैसी, मतलब समीकरणें एक जैसी आ रही है। इसका मतलब यदि मैं इस समीकरण को छोटा नहीं करता, इसी समीकरण को हल करता, तो भी यह समीकरण और यह समीकरण एक जैसे ही हल देती। एक जैसे हल कैसे देती, मैं आपको यह समीकरण हल करके दिखा देता हूं। देखिए इस समीकरण को, पहला हमारा टारगेट है इस समीकरण को हल करना। तो चलिए हम सबसे पहले क्या रखते हैं, x की वैल्यू रख लेते हैं। अब देखिए 1300 आ रहा है। यदि आप ग्राफ बनाओगे और आपने रख लिया x बराबर 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 650, 650 आएगी। तो 650 भी वैसे अंकित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, चलिए x बराबर हम क्या करते हैं 0 रख लेते हैं। पहले x बराबर मैंने रख लिया 0, x बराबर 0 रखने पर मैंने x की वैल्यू 0 रख ली, तो 0 प्लस 2y बराबर कितना आया 1300। अब 2y बराबर कितना आएगा 1300, तो ये 2 गुणा में किस में आएगा भाग में, तो 1300 बट्टे 2, और 1300 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 650। तो हमारे पास क्या था, x तो 0 और y कितना आया 650 आ गया। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, 2 और निकालनी पड़ेगी। अब देखिए आप ऐसा कोई मान रखिए x का, ताकि y की थोड़ी छोटी वैल्यू आ जाए, या फिर पूरी वैल्यू y की आ जाए। तो मैं x बराबर क्या रखूं, मैं रख लेता हूं x बराबर 500। x बराबर मैं 500 रखूंगा, तो देखिए x की वैल्यू 500 प्लस 2y बराबर 1300, 2y बराबर 1300, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का, तो 2y बराबर कितना आया 13 में से 5, मतलब 100 को छोड़ दीजिए आप एक बार, 13 में से 5 के कितने बचे 8, और ये 2 0 लगा दीजिए, तो y बराबर कितना आया 800 बट्टा 2, तो y की वैल्यू आ गई 400। मतलब यदि आप x 500 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। मैं यहाँ y बराबर 0 क्यों नहीं रख रहा, y बराबर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आएगी 1300, और ग्राफ में अंकित करने वाली संख्याएं ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं x की बड़ी वैल्यू रखूंगा तो y की छोटी वैल्यू आती जाएगी। अब देखिए मैं अगला रख लेता हूं, x की वैल्यू रख लेते हैं हम 300। देखिए x बराबर रख लेते हैं 300, तो 300 प्लस 2y बराबर 1300, तो 2y बराबर कितना आएगा 1300 माइनस 300, तो 2y बराबर कितना आएगा 13 में से 300 गए 1000, फिर 2y बराबर 1000 था, ये 1000 के किस में आ जाएगा 2 भाग में, तो y बराबर कितना आया 500। मतलब x हमने रखा 300 और y कितना आया 500। अब देखिए भाई, अब यहाँ ये बात है कि आपको दोनों समीकरणें हल करनी पड़ेगी या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है।
दोनों समीकरणों हल मत करिए, दोनों एक जैसी समीकरण है। इस समीकरण में भी आप यदि x वैल्यू 0 रखोगे तो y 650 आएगा, 650। यदि आप इस समीकरण में भी x बराबर 500 रखोगे तो y बराबर 400, क्योंकि दोनों एक जैसी समीकरण ही तो है। मतलब ये दोनों रेखाएं हैं, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर जाएगी। यदि आप ऐसे ग्राफ बनाओगे ना इनका, यदि जैसे मैं इनका ग्राफ बना लेता हूं, जैसे मैं बात करूं पहला समीकरण यदि जाए ऐसे, तो दूसरे समीकरण की लाइन भी इसी के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि समीकरणें हैं ही एक जैसी। एक ही समीकरण है तो उसको 2 बार हल करोगे तो मान तो ऊपर से जाना ही है अपने आप ही। मतलब ऐसी समीकरण ही दोनों के ऊपर जाएगी। तो हम सिर्फ हल एक को कर लेते हैं, तो इसकी सारणी भी बना लेते हैं। चलिए, तो इसकी सारणी क्या बनेगी, x y। चलिए देखिए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आई, 650। x की वैल्यू 500 तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 400। x की वैल्यू 300 तो y की वैल्यू 500। समीकरण बन गई। अब चलिए हम इस समीकरण का ग्राफ भी बना लेते हैं। तो चलिए अब इस सारणी का हम क्या ग्राफ है बना लेते हैं। तो अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो मैंने ग्राफ लिख लिया x डैश y डैश। मुझे यहाँ वैल्यू चाहिए थी वो मैंने लिख ली कि भाई x की अधिकतम 500 चाहिए थी, तो मैंने प्लस 700 तक लिख लिया। x माइनस है नहीं तो माइनस में कोई जरूरत नहीं है, 1 2 संख्या लिख लीजिए। y की प्लस की वैल्यू मुझे 650 तक चाहिए थी, 650 तो मैंने 700 तक लिख ली, और y भी माइनस नहीं चाहिए तो मैंने 2 तक लिख ली। ठीक है, अब इनको सीधा हल करते हैं। पहला पॉइंट है 0 और 650, x का 0, तो यहाँ जो बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये भी और इसके निर्देशांक 0 0, मतलब इस पॉइंट पे x भी 0 और y भी 0 में x 0 तो x 0 से चलिए, और y 650, y यहाँ देख 600 और 700 के बीच में, एकदम बीच में आएगा 650। तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा हमारा 0 और 650 का। अगला है 500 और 400, x का 500 और y का 400। x को तो है 500 और y का है 400, तो आप यहाँ ले लीजिए इसको, x का तो 500 और y का 400 ये लीजिए। तो हम लिख देंगे x का तो यहाँ है 500 और y का है 400। अब यदि हम बात करें तीसरे की, x का 300 और y का 500, तो x का तो 300 और y का 500 ये रहा है। तो x का यहाँ हो जाएगा 300 और y का 500। तो अब इन तीनों बिंदुओं को आप क्या करिए, स्केल की सहायता से मिला दीजिए। अब जैसे मैं तीनों बिंदुओं को मिलाता हूँ तो ये हमारी जो रेखा होगी इसको भी ऐसे लिखना है कि किस समीकरण की है, x माइनस x प्लस 2y बराबर 1300। यही तो समीकरण थी, इस समीकरण की ये लाइन है। तो अब हमें भाई एक समीकरण तो कर ली। अब भाई समीकरण तो 2 थी, तो लेकिन ये दोनों एक जैसी समीकरण थी तो इनका ग्राफ भी क्या आएगा ऐसे। तो एक बार दोबारा मैं लिख लेता हूँ, यही तीनों पॉइंट है, इन पे डबल घेरा कर देते हैं। मतलब अब की बार जो समीकरण बनी है वो कौन सी है, दूसरे घेरों की है। दूसरे घेरे हैं वो दूसरी समीकरण के हैं, और इस बार मैं लिखूंगा दोबारा x प्लस 2y बराबर 1300। तो यदि ऐसी कोई समीकरण जिनको कॉमन लेने के बाद दोनों एक जैसी समीकरण बन जाए, ध्यान से सुनना अब हो क्या रहा है। यदि आप कॉमन लेते हो, मैंने 3 कॉमन लिया, दोनों एक जैसी समीकरण बन गई, आपको क्या करना है, एक समीकरण को सोल्व करना है, कर लिया, उसका ग्राफ बना लेना अच्छे से, और फिर सीधा उन्हीं पॉइंटों के ऊपर डबल घेरे करके आप लिख देना ये दोबारा जो समीकरण बनेगी इस रेखा की होगी। तो अब मान लेते हैं ये पहली थी और ये मान लेते हैं दूसरी थी। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, और यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया 6 नंबर में तो हमारा आधा बचाव हो जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें आधी लिखनी पड़ेगी, दूसरे समीकरण को सोल्व ही नहीं करना पड़ा, एक ही को कर लेते हैं। इसलिए जब भी ग्राफ आए तो पहले आप कॉमन लेके देख लेना कि यदि समीकरण कॉमन लेने के बाद एक जैसी बन रही है तो हम एक को ही सोल्व करना पड़ेगा, और यदि एक जैसी नहीं बन रही तो भाई कोई तरीका नहीं है, फिर दोनों समीकरणों को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो के बाद आप हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या स्कूल ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि सब बच्चों को पढ़ने में मदद मिले। और आपको थोड़ी बहुत भी कोई प्रॉब्लम्स या कमी महसूस होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं दे पाता, कई बार ऐसा हो जाता है, चाहे किसी भी तरीके से हम उसको मना नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप लिख के बाकायदा लिंक है, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जैसे हम नया वीडियो डालेंगे तो मैं तुरंत है उसका लिंक व्हाट्सएप में डाल दूंगा, आप वहां से जाके पता चल सकता है आपको कि हाँ भाई नया वीडियो मैथ्स में आ चुका है, तो आप वो भी फॉलो करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। मतलब कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर को मिला के यदि हम करते हैं तो कुल रुपए कितने हुए, 160 रुपये किसी दिन मूल्य था उनका। 1 महीने बाद, तो ये स्थिति यहाँ खत्म हो गई, 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सीधा आप कर लेते हैं कि माना 1 kg सेव का मूल्य x रुपए, 1 kg सेव का मूल्य x रुपए तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपए, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपए। अब आज देखा, इस पे हैंडराइटिंग में मत जाना, क्योंकि पहली बात तो 2 से 3 महीने हो गए हैं बोर्ड पे लिखे हुए, और दूसरी बात जब हम स्कूलों में पढ़ाते हैं तो चौक का यूज करते हैं, तो चौक थोड़ी लिखने में इससे थोड़ी पतली भी होती है, तो उसमें राइटिंग का फर्क आएगा, थोड़े दिन आएगा, फिर ये धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखिए, तो हमने लिख लिया, तो हम स्थिति वाइज सीधा लिख लेते हैं हम कंडीशन की। 2 kg सेव, 1 kg का x प्लस 1 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर सिर्फ y बराबर इनका मूल्य कितना है, 160 रुपये। तो ये तो गई मैं समीकरण नंबर 1। अब बनाते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगी, 4 kg सेव, सॉरी 4 kg नहीं, 4 kg थे तो 4x प्लस 2 kg अंगूर, तो 1 अंगूर 2y इज इक्वल टू 300 रुपये। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। लेकिन इसमें आप एक काम करिए, पहले देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा, मतलब 2 का भाग पूरी समीकरण में, तो यहाँ क्या हो गया 2x, इधर 2 का भाग देंगे 2y, इधर देंगे तो 150। ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को लेके हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो मैं इन दोनों समीकरणों को फटाफट यहीं पे हल करके दिखा देता हूँ। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले लेते हैं समीकरण 1 को, 2x प्लस वाई बराबर 160। इस समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस समीकरण को हल करते हैं, तो सबसे पहले मैं कितना ले, x बराबर मैं रख लेता हूँ। देखिए अब आप x की जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे y की उतनी छोटी वैल्यू आएगी, तो मैं x बराबर कुछ कैलकुलेशन करके रखनी पड़ेगी। देखिए 40 रखते हैं, x बराबर पहले 40 रख के देखते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। देखिए हम लिख देंगे x बराबर 40 रखने पर, तो मैं क्या रखूँगा, 2x की जगह 40 प्लस y बराबर 160। 40 को 2 से क्या 80 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर कितना आएगा 160, ये 80 प्लस का इधर आके माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80। तो x रखा 40, y आ गया 80, हो गया पॉइंट फर्स्ट। चलिए सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड पे मैं रख लेता हूँ x की वैल्यू रख लेते हैं। चलो देखो y की 0 रखेंगे तो भी x 0 रखने पे तो y की बड़ी वैल्यू आएगी 160, तो ग्राफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम y की x की वैल्यू रखते हैं बड़ी। अब x की वैल्यू रखते हैं 50। चलिए x की वैल्यू 50 रखिए तो क्या होगा, 250 प्लस y इज इक्वल टू 160। तो 2 को 50 से किया 100 प्लस y बराबर 160, तो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 160 है, इधर प्लस के 100 इधर आके माइनस के, और तो 160 में से 100 गए कितने बचा 60, तो वैल्यू 50 रखने पे कितनी आ गई 60। इस हिसाब से तीसरी वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो तीसरी वैल्यू की बात करें तो कितना रखेंगे हम, x की वैल्यू रख लेते हैं 40 50, तो 60 ही रख लेते हैं फिर। चलिए तो 60 रखेंगे, 260 और प्लस y बराबर 160। अब यदि मैं इसकी बात करूं तो 60 को 2 से किया 120 प्लस y बराबर कितना आया 160, y बराबर 160, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो y बराबर 160 में से 120 गया कितना बचा 40। तो मैंने क्या किया 60 और आया कितना 40। तो ये हमारे 3 बिंदु हो गए,
ठीक है। और इसकी टेबल सारणी भी बना लेते हैं हम। इसकी सारणी कैसे बनेगी समीकरण की, 2 3, देखिए इसकी सारणी बना लेंगे x y। तो x की वैल्यू कितनी 40, y की कितनी आई 80, x की वैल्यू कितनी 50, y की कितनी आई 60, x की वैल्यू कितनी 60 और y की कितनी आई 40। ये हो गया हमारा समीकरण 1 का काम। अब हम समीकरण इस दूसरी वाली समीकरण है, इसके भी हमें 3 बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो इसके भी 3 बिंदु चलो यहीं निकाल देते हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ आ जाए बस इस समीकरण में। तो आप देख लेना कि ये कौन सी समीकरण सोल्व कर रहा हूँ मैं, 2x प्लस, चलो यहाँ देख लो सीधा ये समीकरण सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले रख दूंगा ये 3 पॉइंट है इस समीकरण के। अब मैं समीकरण दूसरी सोल्व कर रहा हूँ, तो दूसरी में मैं सबसे पहले x बराबर 40 ही रख लेता हूँ, x बराबर 40 ये समीकरण है। तो इसमें क्या रखेंगे 2x की जगह 40 प्लस y इज इक्वल टू 150। अब हम सॉल्व करते हैं समीकरण नंबर 2 को। तो मैंने x की जगह 40 रख लिया, तो 2x यहाँ कितना था, x की जगह 40 प्लस y बराबर 150, 40 को 2 से किया 80 प्लस y बराबर 150, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 80, तो y बराबर हमारे पास कितना बचा 70। तो x तो 40 और y कितना आया 70। अब देखिए दूसरा भी निकालने की कोशिश करते हैं यहीं पे। तो x बराबर हम रख लेते हैं 50, x की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 50, तो 50 प्लस y बराबर 150, तो कितना आएगा देखिए 2 को 50 से किया 100 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर कितना आएगा 150 माइनस 100, तो y बराबर कितना आया 50। तो इधर भी 50 और ये भी 50। तीसरी वैल्यू रखते हैं, तो चलिए x बराबर इसका भी हम 60 रख लेते हैं। मैंने ये वैल्यू क्यों रखी है 40 50 60, क्योंकि यहीं पर मैंने 40 50 60 रखी थी, इसलिए एक सीधा सा कॉम्बिनेशन बन जाए बस इसलिए रखिए। तो x की जगह हम रखेंगे 60, तो 60 प्लस y बराबर 150, 2 को 60 से किया कितना आया 120 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर क्या होगा 150 माइनस 120, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो ये कितना हो गया 60 और 30। तो अब हम इस टेबल की भी सारणी बनाते हैं। तो देखिए सारणी कैसे बनेगी, x और y। तो यहाँ तो पहला कितना था, पहला हमने रखा था x का 60, y का आया था 70, दूसरा x का 50 और y का भी आया 50, x का हमने रखा 60 और y का आ गया 30। तो ये हो गई दोनों समीकरणें हैं वो सोल्व हो गई और दोनों की ये टेबल है। आप वीडियो को पॉज करके टेबल आराम से उतार सकते हो। उसके बाद अब हम इस दोनों टेबलों को हल करके हम इसका एक ग्राफ बना देंगे और फिर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 और 3.1 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो पहली जो सारणी है उसमें पहले है x 40, तो मैं x 40 पे चलता हूँ और y है 80, तो x तो 40 और y का प्लस का 80, तो ये पॉइंट आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे x 40 और y 80। दूसरे की बात करूं x 50 और y 60, तो x 50 और ये रहा y 60, तो ये पॉइंट आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे x तो 50 और y का 60, x 60 और y 40, सॉरी यहाँ 400 नहीं 40 है और y 40, तो x 60 और y 40 ये रहा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे x तो 60 और y 40। और इस समीकरण के तीनों बिंदुओं को क्या कर देंगे हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब जैसे इस स्केल की सहायता से मिलाएंगे और यहाँ हम लिख देंगे किस समीकरण की ये रेखाएं थी। तो रेखाएं किसकी थी 2x प्लस वाई बराबर 160, इस समीकरण की ये रेखाएं थी। अब लेते हैं दूसरी को x 40 और अब की बार है y 70, x 40 और y 70 ये रहा पॉइंट। दूसरे की बात करें तो y 50 x भी 50 और y भी 50 ये रहा। तीसरी की बात करें x 60 और y 30, x को 60 और y का 30 ये रहा, सॉरी x 60 और y 30 यहाँ है। तो अब हम तीनों बिंदुओं को लिखना भी पड़ता है, तो लिख देंगे 40 70
50 50 और ये हो जाएगा 60 और 30। इनको भी एक रेखा में मिला दीजिए। अब देखिए ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे की क्या आ रही है, समांतर आ रही है। और हमें क्या करना है, इसकी समीकरण भी लिख देनी कि भाई ये कौन सी रेखा है, ये रेखा है 2x + y = 150। ये था इस क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफीय निरूपण हो गया। तो हमने आज प्रश्नावली 3.1 के तीनों क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। साथ में हमने निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट चतुर्थांश क्या होता है वो भाग भी पढ़ लिया, और साथ में हमने समीकरणों को हल करने भी अच्छा सा सीखा है। तो इसीलिए वीडियो जो थोड़ा लंबा हुआ है, और मैंने 3.1 को एक साथ डालने का इसीलिए निर्णय लिया कि आगे जाके इन छोटी छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पैमाना सिखाता हूं कि ग्राफ का पैमाना, हमने तीनों क्वेश्चनों में पैमाना नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा कि लास्ट में आपको समझा देता हूं पैमाना होता क्या है। देखिए पैमाना हमेशा यहां लिखा जाता है। कोई भी जो ग्राफ होता है उसमें आप बाईं साइड में ऊपर लिखिए, यहां लिखना होता है, लेकिन मैं आपको समझा यहां देता हूं। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पैमाना, ऐसे लिखना, आपको पैमाना लिख दिया। फिर आपको लिखना एक्स एक्स, मतलब कि एक्स एक्स लाइन पर, फिर एक बड़ा खाना। सेम आपको यहां लिखना है वाई एक्स और एक बड़ा खाना, लिख दिया। अब देखिए ये तो आपको प्रत्येक ग्राफ के अंदर, कोई भी ग्राफ हो, सब में लिखना है पैमाना एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना और वाई एक्स पर एक बड़ा खाना। फिर आपको पता है कि ये जो आपने ग्राफ देखा होगा कि ग्राफ में एक ऐसे बड़ा खाना आता है, ये मोटी लाइन, फिर ऐसे, फिर दोबारा। तो ये एक जो डब्बा होता है वो होता है एक बड़ा खाना। पैमाने के अंदर ये एक बड़ा खाना है। तो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 10 से 20, तो ये कहां आएगा, ये है 10, ये है 20, 10 से 20, आगे आएगा 30। ये देखिए इसका मतलब अब इन दोनों के बीच, एक बड़े खाने के बीच का अंतर, एक बड़ा खाना होता है, इसके बीच का अंतर, यही हमें पैमाने में यहां दिखाना होता है। तो y एक्स एक्स बराबर एक बड़ा खाना, बीच का अंतर देखिए 10 से 20, 20 का अंतर कितना है 10, तो हम लिखेंगे 10 इकाई, लिख दिया। अब यहां ऐसे हो भाई, देखो 10 20 की जगह ऐसे हो 1 2 3, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, तो यहां आ जाएगा 1 इकाई। तो ये होता है पैमाने को। वाई एक्स की बात करें तो वाई एक्स भी मैंने सेम ही ले रखा है। वाई एक्स हम अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सेम लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाई एक्स बराबर, देखिए बीच का अंतर कितना है 10 से 20, 20 से 30, 10, तो 10 ये होता है पैमाना। आगे भी ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे, तो अब प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर मैं खुद पैमाना लिख के आपको देने वाला हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी आज की हमारी प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर एनसीईआरटी नए सिलेबस की पूरी सिलेबस को अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। था मैथ, इंग्लिश और साइंस, इन तीनों सब्जेक्टों को मैं खुद कवर करूँगा, तो आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। और प्लीज़ आप मेरे कहने से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या स्कूल ग्रुप्स में शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।